हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। फ्यूचर के सभी टीचर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए मैंने एक ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं या फिर आप एजुकेशन साइकोलॉजी कह सकते हैं, उसकी एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। आज मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो रीजन हैं, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण और इनका एजुकेशन पर्सपेक्टिव से क्या यूज है, यानी कि जो शैक्षिक इनकी उपयोगिता है उसके बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो ह्यूमन होता है, यानी कि जो हम मनुष्य होते हैं, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एक गुणात्मक फलन होता है। यानी कि जो हम प्रोडक्ट होते हैं वो हेरिडिटी और वातावरण के होते हैं। तो हम जो एक इंडिविजुअल बनते हैं उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ही होता है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यही करते हैं। बाकी सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मेंशन किया है वंशानुक्रम। फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिखा है, अगर आप एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं तो आप इनको हेडिंग डालकर इनको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इनको समझाऊंगी। मैंने इनके बारे में डिटेल से नहीं लिखा है। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी मतलब जो हमें हमारे माता पिता से मिलती है। जैसे कि कुछ बच्चे अपनी माँ के जैसे होते हैं, कुछ अपने पिता से के जैसे होते हैं, कुछ अपने जो उनका ननिहाल होता है उन पर चले जाते हैं, कुछ अपने जो फैमिली होती है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, उन पर चले जाते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सब हेरिडिटी है। अब हेरिडिटी से कौन कौन से गुण निर्भर हो मिलेंगे, ये सब सिचुएशंस पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि उनके ही गुण आएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गुण जरूर आएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा इन्वायरमेंट हमें इफ़ेक्ट करता जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तब हम अपने हेरिडिटी के साथ जन्म लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्शन पीरियड होता है वहीं से आपको जो जीन्स होते हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा है वातावरण। वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो होता है वो हमें 90% इफ़ेक्ट करता है। वातावरण जो होता है जिसमें बालक पलता है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है वो जैसा मिलेगा बच्चे को, बच्चा वैसा ही बिहेवियर करना सीख लेगा और उसका जो व्यक्तित्व होता है वो भी वैसा ही हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई, मान लीजिए दो जुड़वा बच्चे हैं, उनमें से एक को आप अच्छे फैमिली में छोड़ दें और एक को कहीं झुग्गी झोपड़ी में छोड़ दें, तो आपको जब वो बड़े हो जाएंगे आपको डिफरेंस खुद पता चलेगा कि जो एजुकेटेड बच्चा है उसका जो सोशल मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो गया है, जबकि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है उसने उसी जीवन को जो है अडॉप्ट कर लिया है। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारी जो इफ़ेक्ट करती हैं वो है आयु और बुद्धि। यानी कि जो हमारी आयु और बुद्धि होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं वो बदलते जाते हैं। हमारी जो आयु बढ़ने के साथ साथ हमारी समझ भी बढ़ती जाती है, जिससे कि हमारा जो मेंटल होता है और इमोशनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि मानसिक और संवेगात्मक विकास भी होता चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जाति, प्रजाति और देश। फ्रेंड्स, वैसे तो ये सब चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि हमारी जाति होती है, जिसमें कि हमारा रहन सहन होता है, हमारी प्रजाति कि हम किस प्रजाति के हैं। जैसे एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी सब अलग अलग प्रजाति के होते हैं, तो उनमें कुछ विशिष्टताएं पाई जाती हैं उसके आधार पर भी। जैसे आप सोच सकते हैं कि चीन के लोग हैं, भारत के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, ये सभी अलग अलग होंगे। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी धर्मों के लोगों के जो कल्चर्स हैं, जो उनकी रहन सहन है, जो उनके रीति रिवाज हैं, वो सभी अलग होते हैं। तो इसलिए हमारी कास्ट, हमारी स्पीसीज़ और हमारी कंट्री, ये सभी हमें हमारी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको इफ़ेक्ट करती हैं।
उसकी इफेक्टनेस का कारण बनती है। परिपक्वता, मैच्योरिटी फ्रेंड्स, एक लेवल पर हम सभी में मैच्योरिटी आ जाती है। और मैच्योरिटी एक ऐसी स्थिति होती है कि जब हम किसी भी काम को करने के लिए या उस काम को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम कहें तो एक बालक तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो, यानी कि परिपक्व ना हो। जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब हमारे अंदर उस चीज़ को सीखने की मैच्योरिटी आ जाती है। और यही मैच्योरिटी हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में देखने को मिलती है। कुछ लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग देर में मैच्योर होते हैं। तो ये क्या है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में शामिल हो गई मैच्योरिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेक्स डिफरेंसेस, यानी कि लिंग भेद। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, मतलब यहाँ पे मैं कोई जेंडर बायसनेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारे व्यक्तिक विभिन्नता है वो लड़के और लड़कियों की अलग अलग होती है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। बॉयज़ का इंटरेस्ट बाइक में, बाइक कौन सी अच्छी है, कार कौन सी अच्छी है, हमें ये करना है, वो करना है, मतलब बॉयज़ का जो इंटरेस्ट होगा वो कुछ अलग ही होगा। और जो लड़कियां होंगी वो थोड़ी सी, मतलब सबके प्रति कोमल स्वभाव वाली होने लगती हैं। वो सबकी केयर करती हैं, उनको सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, घरेलू कामों में इंटरेस्ट आने लगता है। ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियों का ऐसा आता है, लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी फैमिली की देखभाल करने में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसलिए इसके साथ ही हमारी जो फिज़िकल बनावट होती है उसमें भी अंतर होता है। तो इसी कारण से हमारी जो थिंकिंग होती है और जो हमारे कार्य करने की क्षमताएं होती हैं उनमें भी अंतर आ जाता है। ये इसीलिए तो कहा जाता है कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एज से बड़ी हो गई, इसका मतलब होता है कि वो जल्दी सब चीज़ें समझने लगती है, यानी कि वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है शैक्षिक तत्व, एजुकेशनल एलिमेंट्स। एजुकेशनल एलिमेंट भी हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो शैक्षिक वातावरण होता है वो हमको व्यावहारिक और विचारशील बनाता है, जबकि अशिक्षित व्यक्ति होगा वो हमें समाज में किस तरह का व्यवहार करना है। हालांकि उसको ऐसा नहीं है कि जो अशिक्षित होगा उसको नहीं पता होता, लेकिन उतने अच्छे से नहीं पता होगा जितना कि एक एजुकेटेड पर्सन को पता होगा। एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का जो डिफरेंस होता है ये भी हमारे व्यक्तिक जो भिन्नता है या व्यक्तिक जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको इफ़ेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं शैक्षिक तत्व भी इसका एक कारण होता है। आर्थिक दशा, फ्रेंड्स, आज के टाइम में मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण बनता जा रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास मनी नहीं है तो हम ना ही अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ना ही हम अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। हेरिडिटी जो हमें मिली है वो जो कि क्यों रहेगी, उसका यह डेवलपमेंट हो भी जाए तो हमारी सिचुएशन अगर अच्छी नहीं है तो हम बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो हमारे व्यक्तिक जो पर्सनैलिटी होती है उसमें छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण हमारी आर्थिक दशा भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मुझे खुद से लगा, कई बुक्स में भी दिया हुआ है और मैं समझती भी हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक दशा भी हमें इंडिविजुअली जो है डिफरेंट बनाती है। ये कुछ रीजन्स थे जिनके कारण हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ 7 से 8 थे। इनमें से अगर आप एग्ज़ाम में 6 से 7 लिख देते हैं और उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स गेन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा लगता है कि मुझे इनकी डिटेल भी लिखनी चाहिए, फिर वही फ्रेंड्स अगर मैं इनकी डिटेल लिखूँगी तो वही बुकिश नॉलेज हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको सिर्फ टॉपिक्स में लिखा है। अब हम बात करेंगे कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इनका क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। तो सबसे पहले जो हमारे इंडिविजुअल रेफरेंसेस हैं वो हमें क्लास का क्लासिफिकेशन करने में मदद करते हैं। अगर हमें पता होगा कि किस तरह के बच्चे हमारी क्लास में हैं तो हम उनको क्लासिफाइड करके उन्हीं के अकॉर्डिंग एजुकेशन दे सकते हैं। मतलब कि हमें अगर लगेगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा कम समझते हैं, हम उनको कुछ अलग तरीके से शिक्षा दे सकते हैं। जो नॉर्मल है उनको नॉर्मल वे में शिक्षा दे सकते हैं, और जो हाईली गिफ्टेड चाइल्ड हैं उनको कुछ आप अलग से टास्क दे सकते हैं करने के लिए। तो हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो हमारे क्लास का क्लासिफिकेशन करने के लिए
भी सहायक है। हम ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों को अलग सेक्शन में रख सकते हैं, सामान्य बुद्धि के बालकों को अलग सेक्शन में रख सकते हैं। हालांकि इस चीज़ को अवॉइड किया गया है, लेकिन फिर भी हम उनकी बुद्धि के अकॉर्डिंग उनकी कक्षाओं को बना सकते हैं और उसी तरह के टीचर्स उनके लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कक्षा का आकार। कक्षा का आकार भी कहीं ना कहीं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफ़ेक्ट करता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा 20 से ज़्यादा छात्र नहीं रखने चाहिए। हालांकि इंडिया में इसका रेशो 1:30 और 1:40 भी रखा गया है, और आजकल तो कहीं कहीं पर इससे भी अधिक जो है विद्यार्थी एक कक्षा में शामिल होते हैं। लेकिन कक्षा का आकार भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। अगर कक्षा में ज़्यादा बच्चे होंगे तो टीचर इंडिविजुअली उनका ध्यान नहीं रख पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो होता है ये होता है व्यक्तिगत शिक्षण, यानी कि इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो आता है ये आता है कि आजकल जो स्कूल्स हैं वहाँ पर सबको सामूहिक रूप से शिक्षा देती हैं, तो इस कारण से जो अलग योग्यताओं वाले जैसे कि रिटार्डेड है या गिफ्टेड है वो बच्चे इससे कोई लाभ नहीं उठा पाते। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखेंगे तो जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं उनको कुछ बेहतर करने का मौका मिल सकता है, और जो रिटार्डेड है वो अपने आप में सुधार कर सकते हैं अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर स्टडी कराएंगे। तो जो रिटार्डेड बच्चा है वो भी अच्छे से पढ़कर अपने आप को अपने जीवन के योग्य, मतलब अपने जीवन को अच्छे से जीने के योग्य, अपनी आजीविका कमाने के योग्य बना सकता है। नेक्स्ट जो है शारीरिक दोषों का ध्यान। हमें बीइंग अ टीचर, या फिर मैं कहूँगी कि बीइंग अ गुड टीचर, हमें बच्चों के जो फिज़िकल डिफेक्ट्स हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा इंडिविजुअल रूप से सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम रखता है तो आप उसको आगे की बेंचेस पर बिठा सकते हैं। किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको आगे बिठा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसकी दृष्टि कमज़ोर है उसको आप सामने की सीट पर बैठा सकते हैं। और इसके साथ ही आप उनको डॉक्टर से एडवाइस दिला सकते हैं, या फिर उनके घर वालों से बातचीत भी कर सकते हैं कि आप इनको डॉक्टर को दिखाइए। इसके संबंध में स्किनर ने जो है वो सुझाव भी दिए हैं कि जिन बालकों को कम सुनाई देता है उनको कक्षा में सबसे आगे बैठाना चाहिए, और जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनको बीच बीच में रेस्ट के लिए भी थोड़ा सा टाइम कक्षा में मिलना चाहिए, और प्रत्येक बालक की जो है वो डॉक्टरी जांच भी करवाई जानी चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। फ्रेंड्स, लड़के और लड़कियों को उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर, उनकी जो इंटरेस्ट, उनके जो एप्टीट्यूड है उनको भी उसके अकॉर्डिंग भी शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर तो लड़के लड़कियां सभी का इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी क्लासेस में जाते जाते हैं उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते जाते हैं। लड़के जो हैं वो इंजीनियरिंग में जो है, या फिर कुछ कंस्ट्रक्ट करने में, या फिर कुछ अन्य तरह की चीज़ें करने में जो है रुचि रखते हैं। लड़कियां जो हैं वो भाषा में, कला में, संगीत में, ऐसे विषयों में रुचि लेती हैं, और लड़के जो है वो साइंस के क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंस होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये पाठ्यक्रम निर्माण में भी जो है सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम कभी भी कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें लचीलापन होना चाहिए जो प्रत्येक स्तर के छात्र के लिए उपयोगी हो और छात्र को उसमें इंटरेस्ट आ सके। बालकों की विभिन्नताओं का कारण चाहे भी जो भी हो, लेकिन जो पाठ्यक्रम होता है उसका सामना उन्हें समान रूप से करना आना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो सभी तरह के बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सकें। इसके बाद है शिक्षण विधि में चुनाव। फ्रेंड्स, जो टीचिंग होती है वो भी टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार ही करनी चाहिए, ताकि सभी तरह के बच्चे जो है इंटरेस्ट ले सकें और सभी तरह के बच्चों को जो है पढ़ाया जा सके, क्योंकि सभी तरह के जो बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल सेम नहीं होता। सभी तरह के बच्चों को एक ही ढंग से नहीं पढ़ाया जाता।
प्राचीन काल में क्या होता था कि जो शिक्षण है वो सामूहिक ढंग से लेक्चर मेथड द्वारा दे दिया जाता था, जिसमें कि बच्चे जो हैं वो निष्क्रिय होते थे। अब कुछ बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते थे, कुछ बैठे बैठे सो रहे होते थे मेरे जैसे। तो इसका मतलब ये नहीं होता। अब जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार ही हमारी जो टीचिंग विधियां हैं, जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं वो यूज होने चाहिए। इसमें आप प्रोजेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाकर, जिससे डल से डल बच्चा भी आसानी से समझ सके। इसके बाद जो है वो है निर्देशन, यानी कि गाइडेंस। गाइडेंस जो है इंडिविजुअल रूप से दोनों तरह का दिया जाना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते, तो उनको आप ऐसी इंस्ट्रक्शन या ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं कि वो अपने कुछ पढ़ाई करके कुछ अपना व्यवसाय कर सकते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको टीचर उनको आगे तक जाने में हेल्प कर सकता है। इसी तरह से जो गृह कार्य होता है उसकी मात्रा ज्ञात करने में भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें सहायता प्रदान करते हैं। अगर हमें पता होगा कि बच्चा किस तरह का है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको होमवर्क दे सकते हैं। अब आपने सभी बच्चों को एक तरह का होमवर्क दे दिया, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो उसको जल्दी ख़त्म कर लेगा, फिर उसका दिमाग उद्दंडता में जाएगा, और जो रिटार्डेड बच्चा है वो उस काम को बहुत टाइम में करेगा। तो इसलिए जो गृह कार्य की मात्रा है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में जो शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के अकॉर्डिंग ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। अगर आप बहुत हाई लेवल के शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे तो आप उनको भी अचीव नहीं कर पाएंगे, बहुत लो लेवल के कर लेंगे तो बच्चे परेशान रहेंगे। तो इसलिए हमारे इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण करने में भी हमारी सहायता प्रदान करते हैं। शिक्षण साधनों के चयन में जो शिक्षण साधनों का चयन होता है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि सभी जो एज के बच्चे हैं वो एक ही तरह की टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। छोटे बच्चों को आप जो है विजुअलाइजेशन से ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, मतलब आप उनको चीज़ों को दिखाते हैं फिर उनको समझाएं। इसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो आप ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, कंप्यूटर का प्रयोग करके बता सकते हैं। छोटी क्लासेज में उनको जो मीडियम स्तर की क्लासेस होती हैं उनको लर्निंग बाय डूइंग से सिखा सकते हैं। तो इस तरह आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग करा सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन मैं कहूँगी कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर हम उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में ना रखें तो हम सभी तरह के अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ हेडिंग्स थे जो मैंने आपको डिटेल से समझाए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन हेडिंग्स को नोट करके अपने पास रख लेते हैं तो एग्ज़ाम टाइम के रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगी, और इसके साथ ही इन हेडिंग्स को लिखकर अगर आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो कुछ स्पेशल चाइल्ड्स की करेंगे। सभी तरह के बच्चों को हम इन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अपने जो है वो डेवलपमेंट की स्टेजेस स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।